1968 मुंबई को सुबह एक और लाश मिली। फुटपाथ पर सोया हुआ एक आदमी जो कल तक जिंदा था और आज सिर्फ एक नंबर बनकर रह गया। जरा सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी की कीमत सिर्फ इतनी हो कि आप सो रहे थे और किसी ने बस डिसाइड कर लिया आज आप नहीं रहोगे। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे कुछ लोग पागल कहते हैं, कुछ शैतान और कुछ लोग इसे सिस्टम की फेलियर कहते हैं। उसका नाम था रमन राघव। अब यहाँ पर मोस्टली लोग सोचते हैं कि मर्डर्स 1966 में शुरू हुए, लेकिन सच थोड़ा पहले का है। 1965 में मुंबई के कुछ इलाके जैसे मलाड, अंधेरी, जोगेश्वरी में सबसे पहले कुछ अनएक्सप्लेनेड मर्डर्स हुए और इनके विक्टिम्स थे फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोग। पुलिस ने इनिशियली इन्हें इसोलेटेड इंसिडेंट माना और फिर 1966 में किलिंग्स अचानक बढ़ने लगी और मीडिया ने इससे पैनिक क्रिएट किया। किलिंग्स इतनी बढ़ गई थी कि लोग रात को ग्रुप में सोने लगे। स्लम एरियाज में लोग जागते रहते थे। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आप लोगों से है, जब नींद भी लग्जरी बन जाए तो ज़िंदगी का क्या मतलब रह जाता है? कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स बता देना चाहता हूँ जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। रमन राघव को पहली बार 1966 में अरेस्ट किया गया था, लेकिन एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं थे और उसका मेंटल इंस्टेबिलिटी का डाउट था, और कुछ टाइम बाद वो जेल से रिलीज भी हो गया और उसके जेल से निकलने के बाद ही किलिंग्स और ज़्यादा ब्रूटल हो गई। अब सोचिए, अगर उस वक्त सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता तो क्या जो 40 लोग मरे, क्या वो 40 जिंदा होते? और दोस्तों, ये वो डिटेल्स हैं जो कई वीडियोज में मिस होती हैं। दोस्तों, ये जितने भी लोगों को मारता था, जिनको मारता था, वो विक्टिम्स मोस्टली जेंट्स होते थे जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग थे, और कभी कभी इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। और इसका हथियार पता है आप लोगों को क्या था? इसका हथियार था कोई आयरन की रॉड या कोई पत्थर या फिर कोई ऐसा भारी हथियार जिससे इसका काम आसान हो सके, और उसके बाद यूस अपने हथियार से डायरेक्ट अटैक करता था, डायरेक्ट सर पे मारता था, और इसका चोरी का कोई मोटिव नहीं था। इसकी रिपोर्ट्स में कहीं भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये ऐसा चोरी के लिए करता था। रमन राघव रात को घंटों तक जागता रहता था, चलता रहता था। कई बार उसने कॉन्फेस किया कि उसे लोगों को सोते हुए देखना पसंद था। वो वेट करता था जब तक एरिया साइलेंट ना हो जाए, और जब सारी एरिया साइलेंट हो जाती थी लोग फुटपाथ पर सो जाते थे, क्योंकि जो ज़्यादा गरीब थे उनके पास रहने के लिए न घर था, न कोई झुग्गी टाइप की झोपड़ी थी। ये उन सब के सोने का इंतज़ार करता था। कभी कभी इसको उस इंतज़ार में घंटों तक चलते रहना होता था, इंतज़ार करता रहता था कि कब लोग सोएंगे। और जब सारी एरिया साइलेंट हो जाती थी, और फिर ये अचानक से हमला कर देता था, एकदम अचानक से धड़ाक, और अटैक ऐसा करता था कि तुरंत ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती थी। कोई चेस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ अंधेरा और साइलेंस। मैं आप लोगों को रमन राघव का कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ। इसका जन्म तकरीबन 1920 के आसपास हुआ था, तमिल साइड में। इसकी कमाई जीरो थी और बचपन इसका अनस्टेबल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स और हेलुसिनेशंस, सस्पिशियन दैट पीपल वेयर स्पाइंग ऑन हिम। इसको लगता था कि लोग इस पे नज़र रख रहे हैं। ऐसा हेलुसिनेशन इसे होता था कि इसको अपने आप ही ऐसा फील होता था कि लोग इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, इस पे नज़र रख रहे हैं।
इसको लगता था इसका कोई पीछा कर रहा है। रमन कहता था कि लोग मुझे मारना चाहते हैं, और कुछ साइकेट्रिस्ट ने कहा उसने अपने एक्शंस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, मतलब वो प्योर अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं था। और ये डिबेट आज तक चलती है कि वो पागल था या कैलकुलेटेड। और अब आप लोग ये जानिए कि रमन ने टोटल कितने मर्डर किए। जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में प्रूफ हुए वो 24 थे, लेकिन रमन ने अपने कन्फेशन में जो बताया उसके हिसाब से 40 से भी ज़्यादा मर्डर्स थे। और पुलिस का मानना था कि एक्चुअल नंबर और भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी कमज़ोर थी, रिकॉर्ड्स कीपिंग स्ट्रॉन्ग नहीं था, और स्लम पॉपुलेशन का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। कई विक्टिम्स ऐसे थे जिनका नाम तक रिकॉर्ड में प्रॉपरली नहीं है। और ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट है, वो लोग जिनके पास एड्रेस नहीं था उनका जस्टिस भी अधूरा रह गया। बताओ, जिनके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं, उस टाइम पे आधार नहीं होते थे, मतलब जिनके पास कोई एड्रेस नहीं, उनका इंसाफ कभी नहीं हुआ, सब पेपरों में रह गया। और इसका फाइनल अरेस्ट होता है 1968 में। 1968 में पुलिस ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। अंडरकवर कोप्स को स्लम्स एरियाज में डिप्लॉय किया गया, नाइट सर्विलेंस लगाए गए, और एक रात रमन सस्पिशियस कंडीशन में पकड़ा गया। उसके पास एक आयरन की रॉड मिली, और इंट्रोगेशन में ये कभी डिनाई करता था, और डिनाई करने के तुरंत बाद ही अचानक से कन्फेशन शुरू कर लेता था। वो पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशंस बताता था जहां लाशें मिली थी। वो रूट एक्सप्लेन करता था कि कैसे जाता था, किन किन रास्तों से जाता था, सब कुछ बताता था, जैसे कोई गाइड हो अपने ही क्राइम्स का। और ये कोल्डनेस ऑफिसर्स को भी शॉक कर रही थी। मतलब एक किलर अपने ही किलिंग्स के तरीके को ऐसे बता रहा हो जैसे कोई गाइडर रास्ता बताता है ट्रैवलर्स को। अपनी ही कहानी वो इतने सटीक तरीके से बता रहा था। और अब आप लोगों को लेके चलते हैं कोर्ट की तरफ कि आखिर कोर्ट में रमन राघव का क्या हुआ। रमन के ट्रायल के दौरान साइकेट्रिक एवोल्यूशन हुआ। कोर्ट ने उसको लीगली इंसेन कंसीडर किया। डेथ पेनल्टी नहीं दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये भी एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। लोगों ने सवाल किया कि 40 लोग मारे गए और इसको फांसी तक नहीं मिली। लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से अगर कोई मेंटल इलनेस के इन्फ्लुएंस में क्राइम करता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी डिफरेंट होती है। और ये केस इंडिया में क्रिमिनल साइकोलॉजी डिबेट का एक टर्निंग पॉइंट बना। और फाइनली रमन राघव ने अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में बिताई और 1995 में उसकी डेथ हो गई, वो भी नेचुरल तरीके से। नो ड्रामेटिक एंडिंग, नो एस्केप अटेम्प्ट और नो पब्लिक अपॉलॉजी, बस एक क्वाइट डेथ जैसे उसने विक्टिम्स को दिया था। साइलेंट एंड। उसने जेल से कभी भी भागने की कोशिश नहीं की और ना ही जनता से कोई माफ़ी मांगी। चुपचाप 1995 में निपट गया जैसे उसने बाकी के लोगों के साथ किया था। और जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई है, अगर ये कहानी आप लोगों को देखना हो मूवी में, तो इस केस से इंस्पायर्ड होती है एक फिल्म रमन राघव 2.0, जिसके डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप और इसके लीड रोल में हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन फिल्म फिक्शनल मॉडर्न अडेप्टेशन पे थी। रियल स्टोरी उससे ज़्यादा रॉ और डिस्टर्बिंग थी। हम किलर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन विक्टिम्स उनका क्या? वो कौन थे जो लोग मारे गए? वो लोग थे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट लेबर्स, स्ट्रीट वेंडर्स और गरीब परिवार।
उनके घर वालों को कभी क्लोजर नहीं मिला और कुछ फैमिलीज को तो पता भी नहीं चला कि उनके अपने लोग कैसे मरे। सीरियल किलर का नाम हिस्ट्री में लिखा गया, लेकिन विक्टिम्स के नाम कहीं भी नहीं। अब एक सवाल मेरा आप लोगों से है कि हिस्ट्री किसको याद रखती है, किलर्स को या उन लोगों को जो बस गलत जगह पर सो गए थे? जरा आप लोग इस बात को गहरे से सोचिएगा और फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हिस्ट्री किसको याद रखती है, किलर्स को या उन लोगों को जो बस गलत जगह पर सो गए थे। रमन राघव शायद एक मेंटली डिस्टर्ब्ड इंसान था, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक साइको किलर की नहीं है। ये कहानी है शहर में रहने वाले गरीब लोगों की और सिस्टम के वीकनेस की, और उन लोगों की जिन्हें सोसाइटी ने कभी देखा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को फुटपाथ पर सोते देखें तो याद रखिए 1966 में मुंबई में इसी तरह सोए हुए लोग कभी सुबह देख ही नहीं पाए। मतलब लोग रात को सोए तो सही, लेकिन उन्होंने कभी सुबह नहीं देखी, बेचारे सोते ही रह गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।